Hello students, this is your Shashank sir and today we are on day 3 of the revision program of ARC learning और आज हम लोग zoology proper से start हम करेंगे human physiology, right? And the first topic in this here is breathing and exchange of gases. ठीक है? Breathing and exchange of gases is a very important topic. 2 to 3 questions का इसका basic average रहता है, ठीक है? Conceptual भी है, right? And it starts as the base for the end or it sets the tone for the entire human physiology. ठीक है? नाउ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज जानने के लिए पहले हमको उसका एक बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड विल गो बाय लाइन, ठीक है? नाउ व्हेन यू स्टार्ट विद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, राइट? व्हाट इज ब्रीदिंग, ये तो मेरे जानना है. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज अ वाइटल प्रोसेस दैट एंश्योर्स ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी एंड रिमूवल ऑफ कार्बन. एकदम सिंपल बात है, ठीक है, राइट? सो इट इन्वॉल्व्स रेस्पिरेशन एट टू प्लेसेस, ठीक है? एक होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन व्हिच इज एक्चुअली द ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना, राइट? एंड द सेकंड वन इज योर इंटरनल रेस्पिरेशन व्हिच इज द सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, राइट? नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस एंटायर प्रोसेस कैन बी समराइज्ड इनटू दिस 5 स्टेप्स, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस एंटायर प्रोसेस कैन बी समराइज्ड इनटू दिस 5 स्टेप्स, राइट? पहला क्या है आपका ब्रीदिंग. दिस इज द ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है, बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वेओलर एयर इज released out, ठीक है? So breathing or pulmonary ventilation, the first step is breathing or pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is drawn out, ठीक है? कभी कभी बेसिकली जब स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं सो एक आइडिया, एक गलत कॉन्सेप्ट रहता है कि हम लोग क्या ले रहे हैं, स्टूडेंट बोलते हैं ऑक्सीजन, हम लोग क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. नहीं, वी आर टेकिंग एटमॉस्फेरिक एयर एंड वी आर रिलीजिंग आउट एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है? That means we are taking mixture of gases and we are releasing mixture of gases, ठीक है? It is the internal mechanism that determines कि कौन सा हम लोग absorb करेंगे, कौन सा release करेंगे. समझ में आया? So ये पहला आपको ध्यान रखना है. The breathing is the pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out, ठीक है? Next step क्या होता है, जब आप लोग ये atmospheric gases लेते हो then होता है diffusion. जो हमको चाहिए और जो हमको नहीं चाहिए उनका ही diffusion होगा, ठीक है, राइट? द बॉडी डिटरमाइंस व्हाट वी वांट, ठीक है, और हमको क्या रिलीज करना है. सो द नेक्स्ट इज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ठीक है? इसके बाद डिफ्यूजन के बाद क्या हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट. इट हैज टू बी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है, राइट? एंड देयर आफ्टर बेसिकली ये ऑक्सीजन कहाँ आपको किसको चाहिए, आपके टिश्यूज को चाहिए, राइट? जहां से क्या बाय प्रोडक्ट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो वहां पे जो एक्सचेंज होगा, द नेक्स्ट स्टेप इज द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, राइट? एंड द लास्ट स्टेप is the utilization of oxygen by the cells for catabolic reaction, which is ultimately our cellular respiration, catabolic reactions and the resultant release of carbon dioxide. करेक्ट है? So these are the 5 steps. क्वेश्चन बन सकता है, इजी क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? कि what does the respiration involves the following steps? What are the following steps? Breathing or pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out. Second, diffusion of gases. क्या क्या? Oxygen and carbon dioxide mainly across alveolar membrane. Number 3, it is the transport of gases by blood. Number 4, diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and tissues, right? And ultimately utilization of carbon dioxide by the cells for catabolic reactions, which is nothing but our internal respiration and resultant release of carbon dioxide. ठीक है? So in these 5 steps we have summarized कि हमको इस चैप्टर में ही पढ़ना क्या है. समझ में आया? करेक्ट है, राइट? So now when we go properly into this, right, directly to the point of view से हमको क्या क्या पढ़ के जाना है. The first and the foremost thing, right, that we have to know about our human respiratory system, कि हम लोग का जो human respiratory system है, right, वो बनता किससे है, right? किससे बनता है, right? So now the human respiratory system, as you can see, the human respiratory system is made up, starting किससे होता है, nostril से. These are the external openings for air intake, nostril से होता है, ठीक है? उसके बाद आपका nasal cavity आता है, करेक्ट? उसके बाद आपका फेरिंग्स आता है, उसके बाद आपका लैरिंग्स आता है, उसके बाद ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, राइट? एंड उसके बाद आता है लंग्स एंड लंग्स के बाद एल्वियोल, ठीक है? बेसिकली दिस एंटायर थिंग इज योर लंग्स ओनली, ठीक है, राइट? सो इफ आई से कि what is the structure of the respiratory system? What is the structure of the respiratory system? It starts with the external nostrils, internal nostrils, pharynx, larynx, trachea, ठीक है? ट्रेकिया से ब्रोंकाई, राइट? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली,
correct? This entire structure making up the lungs, which is the primary organ for respiration. And alveoli, direct question आ जाता है, this is the site for gaseous exchange, ठीक है? So nostrils के बारे में अगर हम लोग देखें, it is the external opening for air intake. Nasal cavity, यहाँ पे filters होता है, worms होता है, humidification of air होता है. Pharynx, it is the common passage for food and air, right? Larynx, voice box, right? And then there is your trachea. This is a windpipe that carries the air to the lungs. And bronchi and bronchioles is a passage that leads to the alveoli. और ultimately alveoli में जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? Exchange of gases. ठीक है? Right? So यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना के रखा है कि the human respiratory system. ठीक है? हम लोग ने external nostrils से start किया है. ठीक है? External nostrils, right? Nasal cavity, internal nostrils, right? फिर क्या आ जाता है आपका? फिर आ जाता है आपका trachea, right? ट्रेकिया से आके डिवाइड हो जाता है किसमें? राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शियरी ब्रोंकाई से इनिशियल ब्रोंकियल से टर्मिनल ब्रोंकियल से एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोली. अगेन इन सीक्वेंस क्या होता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, राइट? नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है? उसके बाद क्या आ जाता है आपका? फेरिंक्स, उसके बाद क्या आ जाता है? लैरिंग्स के बाद क्या आ जाता है? ट्रेकिया के बाद क्या आ जाता है? ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई से आपका टर्शियरी ब्रोंकाई से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोली. करेक्ट है? राइट? सो दिस इज द एंटायर स्टेप ऑफ दिस ब्रीदिंग प्रोसेस. ठीक है? यहां से ही एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से इनटेक होता है और एल्वियोली तक आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. ठीक है? राइट? सो दिस इज आवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्वेश्चंस, मेरे को क्वेश्चंस कहां से आएगा? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन कम्स कि वेयर डज द ट्रेकिया डिवाइड्स, क्योंकि मैंने बोला कि द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. द ट्रेकिया इज डिवाइडिंग इनटू right and left primary bronchi. So where does the trachea divides? The trachea divides at the level of T5, fifth thoracic vertebrae. हम बॉडी के ऑर्गन में, बॉडी ऑर्गन्स का जब भी हम लोग कोई मेजरमेंट लेते हैं, कहाँ पे लोकेटेड है, बेसिकली वी ट्राई टू मेजर इट अप विद द हेल्प ऑफ आवर वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, द ट्रेकिया कहाँ पे डिवाइड होता है? द ट्रेकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ T5 thoracic vertebrae. ठीक है? T5 में डिवाइड हो गया. किसमें? प्राइमरी ब्रोंकाई किसमें? सेकेंडरी से किसमें? टर्शियरी से किसमें? इनिशियल में किसमें? टर्मिनल से एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोली. एक चीज आप नोटिस करना, जितना आप ट्रेकिया से नीचे आते जाओगे उतना ही आपका जो पाथवे है वो नैरो होता जाएगा. पाथवे क्या होगा? वो नैरो होता जाएगा. समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो ट्रेकिया है, दिस ट्रेकिया, it is covered by what? Incomplete क्या shape? C-shaped cartilaginous rings. It is covered by incomplete C-shaped cartilaginous rings. ये cartilaginous rings C-shaped क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट. ये क्या प्रोवाइड करता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है so that the trachea does not collapse in event of if there is no flow of air. ठीक है? वो कोलैप्स करने नहीं देता है. एंड व्हाई इट इज इनकम्प्लीट? क्योंकि आपका ट्रेकिया के ठीक पीछे आपको क्या मिल जाता है? ईसोफेगस. ठीक है ना? ईसोफेगस में कवर नहीं होता, इसलिए वो हाफ रहता है. दैट इज व्हाई इट इज कवर्ड बाय इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स. ठीक है? राइट? उसके बाद ये जो एंटायर सेक्शन है, द लंग्स, ठीक है? ये प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. लंग्स इज कवर्ड, ठीक है? इट इज कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन प्लूरा. थर्ड क्वेश्चन, डबल मेम्ब्रेन प्लूरा. इसका एक आउटर कवरिंग होता है, एक इनर कवरिंग, एंड इनसाइड देयर इज व्हाट? प्लूरल फ्लूइड. इनसाइड इसमें क्या है? प्लूरल फ्लूइड है. सो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, राइट? इट इज कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन प्लूरा व्हिच हैज प्लूरल फ्लूइड. एंड व्हाई द प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट? इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन. ये क्या प्रिवेंट करता है? इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन. क्लियर है कि नहीं है? राइट? सो जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे मिलेगा कि दिस एंटायर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एल्वियोली आपका क्या बनता है? आपका बनता है रेस्पिरेटरी ट्री. दिस इज योर रेस्पिरेटरी ट्री. ये क्या बनाता है? रेस्पिरेटरी ट्री. दिस इज योर रेस्पिरेटरी ट्री. एंड दिस रेस्पिरेटरी ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पहला पार्ट क्या है आपका?
कंडक्टिंग जोन, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है आपका, रेस्पिरेटरी जोन। समझ में आया? द फर्स्ट पार्ट इज योर कंडक्टिंग जोन, whereas the next part is your respiratory zone. अभी कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन क्या है, राइट? कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन क्या है? कंडक्टिंग जोन याद रखिएगा, 4 क्वेश्चंस, राइट? 4 स्टेटमेंट बेस्ड। पहला, ब्रिंग्स द एयर अप टू द रेस्पिरेटरी जोन। कहां तक? रेस्पिरेटरी जोन में आना चाहिए, रेस्पिरेटरी जोन तक आना चाहिए। पहला फर्स्ट काम, रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन तक लेके आना, इसका काम है। दूसरा, सेकंड, क्लियर द एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, राइट? इतना डस्ट धूल जो भी है, राइट, उसको एक मिनिमम लेवल तक उसको क्लियर करके लेके चले जाते हैं, करेक्ट है? सेकंड, थर्ड, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर, राइट? ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफाई करता है, राइट? सो व्हेनेवर से सपोज आप अभी भी अगर ग्लास के सामने जाके आप ऐसा करोगे, यू विल फाइंड देयर इज मॉइस्चर। व्हाई? बिकॉज हमारे यहाँ पे कंडक्टिंग जोन का एक फंक्शन ही है टू ह्यूमिडिफाई देयर, सो ड्राई एयर ना आए, ठीक है? कोलैप्स होने का चांसेस रहता है, ठीक है, राइट? सो इट ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर। एंड फोर्थ, यू माइट ब्रीथ इन कोल्ड एयर, यू माइट ब्रीथ इन व्हाट, हॉट एयर, ठीक है? लेकिन हम लोग का बॉडी एक कांस्टेंट टेम्परेचर में चलता है, बिकॉज हम लोग का प्रोटीन या फिर एंजाइम एक कांस्टेंट पीएच एंड टेम्परेचर चाहिए होता है ऑप्टिमल फंक्शन के लिए, ठीक है? सो व्हाट डज द लास्ट इंपॉर्टेंट रोल of the conducting zone is to bring the air to body temperature, is to bring the air to body temperature. So what are the four functions, what are the four functions of your conducting zone? पहला, bringing the air up to respiratory zone. Next क्या है? clears the air from foreign particles. Third क्या है? humidification of air, right? Fourth क्या है? bring the air temperature up to body temperature, ठीक है? These are the four functions of your conducting zone. Now the important question is, ये conducting zone कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है, ठीक है? Now this conducting zone starts from your external nostrils से, external nostrils, internal nostrils, right? Pharynx, larynx, trachea, primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, initial bronchiole and terminal bronchiole, ठीक है? तो up to terminal bronchiole, up to terminal bronchiole आपको क्या मिल जाएगा? Conducting zone. Up to terminal bronchiole आपको क्या मिल जाएगा? Conducting zone. Whereas मेरा respiratory zone कहां पे है? Where does the respiratory zone lie? Right? Where does the respiratory zone lie? Respiratory zone is composed of alveolar ducts and alveoli. It is composed of alveolar ducts and alveoli. And what is the function? Right? Actual site for diffusion of gases. It is the actual site for diffusion of gases. Clear है? So this is our respiratory tree. Very very important. Conducting zone वाला आपका क्वेश्चन मिल सकता है, एंड ऑब्वियसली एक्चुअल साइट फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में भी ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको बोला कि आप जितना भी ट्रेकिया से नीचे की तरफ एल्वियोली तक आते जाओगे, आपका पैसेज जो है वो नैरो होता जाएगा। दैट मींस इन मीनिंग मैंने आप क्या बोल रहा है कि जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन कहां पे हो रहा है? एल्वियोली में चला आ रहा है, राइट? एल्वियोली एक्चुअल साइट फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है, ठीक है? तो अल्टीमेटली ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस सर्टेन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स? मेम्ब्रेन थिकनेस, solubility of the gases and pressure gradient created by gases, ठीक है? राइट नाउ मेम्ब्रेन थिकनेस, ठीक है, और डिफ्यूजन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि जितना मेम्ब्रेन थिकनेस बढ़ेगा डिफ्यूजन उतना ही क्या होगा? रिड्यूस होगा। जितना मेम्ब्रेन थिकनेस रिड्यूस होगा डिफ्यूजन उतना ही क्या होगा? बड़ा होगा। इसलिए बाय द टाइम यू रीच द एल्वियोली इट इज वेरी 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 थिक। समझ में आया कि नहीं आया? बिकॉज जितना मेम्ब्रेन थिकनेस ज्यादा होगा डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। सो मेरे को मेम्ब्रेन थिकनेस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, सोल्यूबिलिटी। व्हाई सोल्यूबिलिटी इज इंपॉर्टेंट? सोल्यूबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पहले क्या बोला? वी डू नॉट टेक इन ऑक्सीजन और वी डू नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वी आर टेकिंग इन मिक्सचर ऑफ गैसेस। और मिक्सचर ऑफ गैसेस में आप देखोगे तो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, या फिर बोलोगे कि प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, राइट? तो क्या नाइट्रोजन हमारे बॉडी ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है? नहीं। व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन इज नॉट सोल्यूबल इन ब्लड। नाइट्रोजन सोल्यूबल ब्लड नहीं, सोल्यूबिलिटी नहीं है। तो अगर सोल्यूबिलिटी नहीं है तो डिफ्यूजन भी नहीं होगा, बिकॉज द मोर सोल्यूबल द गैस द मोर डिफ्यूजन ऑफ द गैस। समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज सोल्यूबिलिटी। एंड सिमिलरली प्रेशर ग्रेडियंट, गैस का डिफ्यूजन, अगर आपने हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का रिवीजन देखा होगा तो वहां पे था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्या होता है? डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो आपको प्रेशर ग्रेडियंट बना के रखना पड़ेगा। तो हायर प्रेशर ग्रेडियंट से लोअर प्रेशर ग्रेडियंट पे आपका डिफ्यूजन होता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, राइट?
So what are the three factors that affect the diffusion of gases? It is the membrane thickness, which is inversely proportional to diffusion. जितना मोटा होगा membrane, उतना ही क्या कम होगा? Diffusion, right? जितना thin the membrane, the more the diffusion. Next क्या आता है आपका? Solubility. Solubility and pressure gradient. The more soluble is the gas, the more diffuse will the gas do. The more pressure gradient, that means higher to lower pressure बनेगा, उतना ही gas का क्या होगा? Diffusion, right? So the membrane thickness is inversely proportional to diffusion. Solubility and pressure gradient is directly proportional to diffusion. समझ में आया कि नहीं है? Clear है? So these are the factors that affect the diffusion of the gas. ठीक है? इसके अलावा ये हम लोग के यहाँ पे डिफ्यूजन में हेल्प इसलिए होता है कि ह्यूमन लंग्स आर स्पॉन्ज लाइक, ठीक है, विथ नेगेटिव प्रेशर. ये स्पॉन्ज लाइक है विथ नेगेटिव प्रेशर, ठीक है. इट इज अ स्पॉन्ज लाइक विथ नेगेटिव प्रेशर. समझ में आया कि नहीं है? डिफ्यूजन तो होगा, डिफ्यूजन तो होगा बिकॉज एल्वियोली है, डिफ्यूजन होना ही है, लेकिन ये अपने आप खुद से, बिकॉज ऑफ इट्स स्पॉन्जी नेचर, राइट, ये अपने आप खुद से क्या करता है, अपने आप खुद से ये गैस को या फिर पल्मोनरी वॉल्यूम को ऑल्टर नहीं कर सकता, ठीक है. इट कैन नॉट ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, करेक्ट है, राइट. सो ये जो हम लोग का लंग्स है, ये जो हम लोग का लंग्स है, इट इज सिचुएटेड, दिस लंग्स इज सिचुएटेड इन अ एयर टाइट चेंबर. दिस लंग्स इज सिचुएटेड इन आवर एयर टाइट चेंबर, ठीक है. दिस एनाटॉमिकली एयर टाइट चेंबर इज नोन एज द thoracic cavity. इसको क्या बोलते हैं? thoracic cavity, ठीक है. Now why the lungs are situated in the thoracic cavity? Because the lungs cannot directly alter the pulmonary volume. Diffusion तो ठीक है, हो जाएगा, लेकिन lungs cannot directly alter the pulmonary volume, right? इसको कोई गाइड करने वाला चाहिए होता है. समझ में आया कि नहीं है? Right? So that is why the lungs are situated in an anatomically airtight chamber, the thoracic cavity. अभी thoracic cavity बनता किससे है? It is made up of sternum, it is made up of vertebral column, it is made up of ribs, and it is made up of dome-shaped diaphragm. ठीक है, right? So position wise, direct question आता है. Position wise, on the ventral side आपको क्या मिल जाएगा? Sternum. On the dorsal side आपको क्या मिल जाएगा? Vertebral column. On the lateral side आपको क्या मिल जाएगा? Ribs. And on the lower side आपको क्या मिल जाएगा? Dome-shaped diaphragm. समझ में आया कि नहीं है? Correct है. So on the ventral side you will have your sternum. On the dorsal side you will have your vertebral column. On the lateral side you will have your ribs, and on the lower side you will have your dome shaped diaphragm. तो ये क्या हो गया? ये पूरा आपका एक एनाटॉमिकली एयर टाइट चेंबर हो गया, जिसके अंदर में आपका लंग्स ऐसे बैठा हुआ है. समझ में आया? और इसी के एक्सपांशन से और इसी के कंट्रैक्शन से एयर का मूवमेंट इन और आउट होता है. इफ यू एक्सपांड इट, एयर विल कम इन. इफ यू कॉन्ट्रैक्ट इट, एयर विल गो आउट. समझ में आया कि नहीं है? राइट. सो the lungs are situated in an anatomically airtight chamber which is called as the thoracic cavity, right? Ventral side में क्या है? Sternum. Dorsal side में क्या है? Vertebral column. Lateral side में क्या है? Ribs. Lower side में क्या है? Dome shaped diaphragm. ठीक है? And why do we need this thoracic cavity? Because lungs cannot directly alter the pulmonary volume. Lungs cannot directly alter the pulmonary volume. ठीक है? राइट. नाउ इसके बाद आपको क्या देखना है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में. एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज अल्टीमेटली 2 स्टेप. सांस ले, सांस छोड़े, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ठीक है. सो ब्रीद इन क्या है? इंस्पिरेशन. एंड ब्रीद आउट क्या है? एक्सपिरेशन. राइट. इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. ठीक है. तो व्हेन आई लुक एट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक है, तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में आपको क्या क्या दिखता है? राइट. सो द mechanism of breathing, when you look at this, the mechanism of breathing, right, depends upon alternate contraction and relaxation, right, of two types of muscles. Right. Mechanism of breathing depends upon alternate contraction and relaxation of two types of muscle. पहला क्या है? डायफ्राम. राइट. वो जो डोम शेप डायफ्राम आपका थोरासिक कैविटी के नीचे था, वो था, है कि नहीं है? राइट. डायफ्राम. नाउ ये जो डायफ्राम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द फ्रेनिक मसल्स. एंड आल्सो देयर इज इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है. सो द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड्स अपॉन the alternate contraction and relaxation of diaphragm, which is called as the phrenic muscles, and intercostal muscles. Now intercostal muscles are again of two type.
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये जो नॉर्मल ब्रीदिंग अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये जो नॉर्मल ब्रीदिंग हो रहा है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग हम लोग कर रहे हैं, वो क्या है, वो क्या है, वो किसके थ्रू होता है, डायफ्राम, राइट, फेनिक मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से। और जो फोर्सफुल ब्रीदिंग है, फोर्सफुल ब्रीदिंग, वो किस लिए होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि मैकेनिज्म ब्रीदिंग, ब्रीदिंग किस टाइप ऑफ मसल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, टू टाइप्स ऑफ मसल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स ऑन व्हिच दिस मैकेनिज्म ब्रीदिंग डिपेंड्स। पहला क्या है, राइट, डायफ्राम, अगर नॉर्मल ब्रीदिंग में जाना है डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, अगर फोर्सफुल ब्रीदिंग में जाना है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स अलोंग विद एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, राइट। इससे अलावा, इसके अलावा डायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके याद रखना है तो ये दो पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिएगा, राइट, कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, सांस लेना इंस्पिरेशन, सांस छोड़ना एक्सपिरेशन। अभी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के लिए क्या होना पड़ेगा, इफ आई नीड टू इंस्पायर, ठीक है, थोरासिक वॉल्यूम क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज, थोरासिक वॉल्यूम क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज। इफ थोरासिक वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, राइट, इफ thoracic volume is increasing, thoracic cavity के अंदर का प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज, thoracic volume increases, pressure decreases, thoracic volume increases, pressure decreases. If thoracic volume increases and pressure decreases, movement of air क्या होगा, outside से inside, movement of air is from outside to inside. Inspiration, thoracic volume increase, pressure decrease, movement of air is from outside to inside. That is your inspiration. ये क्या हो जाता है, इंस्पिरेशन, करेक्ट है। अगेन अगर आपको एक्सपिरेशन करना है, सांस बाहर निकालना है, तो आप क्या करो, थोरासिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, थोरासिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, थोरासिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीजेस, थोरासिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस एंड मूवमेंट ऑफ एयर इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, क्लियर है। सो थोरासिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, pressure decreases, movement of air is from outside to inside, and thoracic volume decreases, pressure increases, movement of air is from inside to outside. Clear hai, right? So thoracic volume increases, pressure decreases, movement of air is from outside to inside. Inspiration, thoracic volume decreases, pressure increases, movement of air is from inside to outside, which is also called as expiration, right? Expiration. और ये थोरासिक वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज के लिए कौन डिपेंडेंट है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है, राइट। अच्छा, अभी ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स जो दिखाया दो टाइप का था, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अभी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स दोनों ही रिब्स के बीच में मिलता है, राइट, इट इज फाउंड इन रिब्स, इट इज फाउंड इनसाइड रिब्स। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेगा, थोरासिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेगा, थोरासिक वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज। इसका रिवर्स होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में, अगर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, राइट, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, थोरासिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, और अगर ये रिलैक्स करेगा, थोरासिक वॉल्यूम इंक्रीजेस। समझ में आया, कभी ट्रिक क्वेश्चन में डाल देता है, राइट। नाउ व्हेन वी गो फॉर एक्चुअल इंस्पिरेशन, व्हेन यू गो फॉर एक्चुअल इंस्पिरेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड आपको याद करा रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है, राइट, कि इंस्पिरेशन, पहला तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ये एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव, ये एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी यूटिलाइज होता ही है, करेक्ट है, राइट। सो इंस्पिरेशन इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, राइट। कॉन्ट्रैक्शन, किसका किसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट, ये क्वेश्चन पूछेगा कौन से एक्सिस पे, एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस, कौन से एक्सिस पे, एंटेरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अगर आपको याद है, अगर आपको याद है, आपका डोम शेप डायफ्राम कुछ ऐसा था, दिस इज द रिलैक्स स्टेट, दिस इज द रिलैक्स स्टेट, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट, ये डोम शेप है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करते 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 क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, है कि नहीं, it will become what, it will become flat. This is the relaxed state and this is the contracted state. तो relaxed state में ऐसे dome shaped है, contracted state में ऐसे flat है। जब as soon as it start to contract, यहां से यहां एरिया इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, ये एरिया इंक्रीज हुआ है, ये एरिया इंक्रीज हुआ है, तो एरिया इंक्रीज होने का मतलब क्या है, थोरासिक वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो कहां से कहां इंक्रीज हुआ, ये ऊपर था,
और कहाँ चला आया, नीचे चला आया, ऊपर एंटीरियर, नीचे कहाँ पे, पोस्टीरियर, राइट. सो द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस. अगर डायफ्राम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, थोरासिक वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीजेस. थोरासिक वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीजेस, राइट. थोरासिक वॉल्यूम इंक्रीजेस. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के नीचे रहता है, रिब्स के बीच में रहता है, ठीक है. तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिब्स क्या करता है, ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है. रिलैक्स स्टेट में रिब्स नीचे रहता है, लेकिन एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, द रिब्स स्टार्ट टू मूव अपवर्ड्स, ऐसे ऊपर की तरफ उठता है. तो ऐसे अगर ऊपर की तरफ उठा, ये वाला एरिया इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला एरिया इंक्रीज हुआ, डेफिनेटली हुआ. तो अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, the thoracic volume increases. External intercostal muscles contract, thoracic volume increases. Now again the same question, कौन से एक्सिस पे, कौन से एक्सिस पे. अभी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो मूवमेंट किसका हो रहा था, रिब्स. हम लोग एक्सिस भी किसका पकड़ेंगे, रिब्स. रिब्स कहां से कहां अटैच्ड है, रिब्स आपका क्या है, राइट. रिब्स आपका वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच्ड है, रिब्स आपका कहां पे, स्टर्नम से भी अटैच्ड है, ठीक है, right. So it is attached on the dorsal side with the vertebral column, on the ventral side with your sternum. तो इसका एक्सिस क्या बन गया, इसका एक्सिस बन गया डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस. So when the external intercostal muscles contract, the ribs go up. कौन से एक्सिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, राइट. सो इट इज कंट्रैक्टिंग इनसाइड द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, ठीक है. सो द डायफ्राम, when there is contraction of diaphragm, कौन से एक्सिस पे, anterior posterior axis, thoracic volume increases. The contraction of external intercostal muscles, कौन से एक्सिस पे, dorsoventral axis, thoracic volume increases, right. If, और हमने यहाँ पे पढ़ के रखा है, अगर thoracic volume increase होता है, अगर thoracic volume increase होता है, pressure क्या होता है, decrease. Thoracic volume increases, pressure decreases. Thoracic volume increases, pressure decreases. And as pressure decreases, movement of air is from outside to inside. Movement of air is from outside to inside. Inspiration, as simple as that. So pressure decreases, movement of air is from outside to inside, which is inspiration. And since there is contraction of muscles, ये क्या process बन गया, active process. Clear है. So this is the inspiration. Expiration क्या होगा, expiration क्या होगा. अगर ये contracted state में inspiration है, तो relaxed state में क्या होएगा, expiration, right. So right, when we talk about expiration, it is a passive process, क्योंकि आपको रिलैक्स करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है. अगर रिलैक्स करने के लिए एनर्जी चाहिए होता, हम लोग सब दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव पर्सन होते, ठीक है. सो एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस. यहाँ पे क्या होता है, मसल्स का रिलैक्सेशन, मसल्स का रिलैक्सेशन. सिंपल, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्सेस, वो अपने नॉर्मल जगह पे चले जाते हैं, और जब वो अपने नॉर्मल जगह पे जा रहे हैं, थोरासिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीजेस. एंड एज थोरासिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इनसाइड क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड मूवमेंट ऑफ एयर इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है. So expiration is a passive process where there is relaxation, right, of diaphragm and external intercostal muscles. The thoracic volume decreases, the pressure increases, and movement of air is from inside to outside, which is expiration. Clear है. यही था आपका क्या, mechanism of breathing. This was your mechanism of breathing. Clear है. अच्छा, force breathing. Force breathing में आप डायरेक्टली याद रखो, force breathing में कौन कौन इन्वॉल्व होता था, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स. जब भी देखोगे आप स्नीज करोगे ना, स्नीज करोगे, आपका एब्डोमेन अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है. जब भी आप कोई काम प्रेशर से करोगे, आपका एब्डोमेन भी अंदर चला जाता है. दैट मींस फॉर फोर्सफुल ब्रीदिंग आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, अलॉन्ग विद कौन इंपॉर्टेंट है, एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है. जब फोर्स ब्रीदिंग होता है, ये कंट्रैक्शन होता है, राइट, कंट्रैक्शन होता है, तो फोर्स ब्रीदिंग होता है. मैंने क्या बोला, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ऑपोजिट है, राइट. वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, थोरासिक वॉल्यूम क्या होगा, और भी डिक्रीज होगा. When external intercostal muscles contracted, thoracic volume was increasing. But when internal intercostal muscles is contracting, thoracic volume is decreasing further. और thoracic volume जितना decrease होगा, pressure inside तो उतना ही increase होगा, और उतना ही forcefully air बाहर जाएगा. Correct है. So when abdominal muscles and internal intercostal muscles, right, contract करता है, thoracic volume decreases, pressure increases, and movement of air is from inside to outside. So forceful breathing बन जाता है. Clear है. So this is the normal breathing and forceful breathing in case of the mechanism of breathing. समझ में आया. इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आपका आता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. क्या आता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स. नाउ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे क्वेश्चन आता ही है, इस बार भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है. नाउ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स बेसिकली मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, रट के चले जाते हैं,
राइट, नंबर्स रट के चले जाता है, लेकिन वहां पे अगर थोड़ा बहुत इधर नंबर इधर उधर कर दे तो इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। सो इसको रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है, आप इसको ऐसे सिंपल डायग्राम से याद कर सकते हो। दिस इज अ स्पायरोग्राम जो स्पायरोमीटर में आता है, समझ में आया कि नहीं आया, राइट। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में आपको 4 वॉल्यूम याद करके रखना है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। समझ में आया, ठीक है, राइट। तो व्हेन आई टॉक अबाउट कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में क्या चल रहा है, टाइडल वॉल्यूम, व्हेन आई टॉक अबाउट कि टाइडल वॉल्यूम मेरे को चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, टाइडल वॉल्यूम। व्हेन आई टॉक अबाउट टाइडल वॉल्यूम, इट इज नॉर्मल ब्रीथ इन, नॉर्मल ब्रीथ आउट, normal breathe in, normal breathe out. It is tidal volume. So tidal volume can be represented as breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. तो ये जो normal breathe in and normal breathe out है, right? This is your tidal volume. यही tidal volume है, ठीक है। Next, आपने normal breathe in लिया, ये लिया, normal breathe in लिया, फिर आपको पूछेगा कि नॉर्मल ब्रीथ इन के बाद आप एक्सेस कितना खींच सकते हो। एक्सेस तो खींच सकते हो, जैसे नॉर्मल ब्रीथ है, एक्सेस, करेक्ट है, राइट। सो आफ्टर नॉर्मल ब्रीथ इन, आफ्टर नॉर्मल ब्रीथ इन आप एक्सेस भी जा सकते हो, राइट। तो ये जो एक्सेस आपने इंस्पिरेशन किया, ये क्या बन जाता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये नॉर्मल वाला था, नॉर्मल वाला ब्रीथ इन ब्रीथ आउट था, तो ये क्या बन जाता है, दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम, राइट। सो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कुछ एक्सेस ले सकते हो, ले सकते हैं, व्हाट इज दैट, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अभी ऐसे लेके तो रख नहीं सकते, ये तो आएगा, चला आया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दिया, इसके बाद भी कुछ निकलता है, यस, एक शॉर्ट ब्रेथ, एक शॉर्ट ब्रेथ, एक शॉर्ट ब्रेथ निकलता है, व्हाट इज दैट, दैट इज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आपने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेके वापस इसको छोड़ दिया, ये वापस छोड़ के चला आया, कहां तक चला आया, ये वापस चला आया नॉर्मल एक्सपिरेशन तक। कहां पर तक चला आया, नॉर्मल एक्सपिरेशन। नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड इज कि नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद भी क्या आप कुछ एक्सेस छोड़ सकते हो, यस, अ वेरी शॉर्ट ब्रेथ, अ वेरी शॉर्ट ब्रेथ, दैट इज कॉल्ड एज योर, दैट इज कॉल्ड एज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको क्या बोलोगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन हियर इज, क्या टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को छोड़ के भी तुम्हारे बॉडी में कुछ और रह जाता है, डेफिनेटली, जो तो आपका हमारा फिक्स डिपॉजिट है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज द रेसिडुअल वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एज द रेसिडुअल वॉल्यूम, करेक्ट है। सो व्हाट आर द 3 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन, इसके बाद भी कुछ एक्सेस लिया जाता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर से छोड़ दो, नॉर्मल एक्सपिरेशन, इसके बाद भी कुछ छोड़ सकते हो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट। तो इन तीनों को छोड़ के कुछ और भी रहता है बॉडी में, यस, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। यही है आपका, समझ में आया, ठीक है। बस इसमें थोड़ा क्या ध्यान रखना है, इसका वैल्यूज। When we talk about normal inspiration या फिर normal expiration या फिर tidal volume, tidal volume का टोटल वैल्यू कितना है, 500 ml, टोटल वॉल्यूम कितना है, 500 ml। Whereas आपका जो excess inspiratory reserve volume होता है, excess inspiration, वो कितना होता है, 2500 से 3000 ml, कितना होता है, 2500 से 3000 ml। expiratory reserve volume जो excess छोड़ सकते हो, वो कितना होता है, 1000 से 1100 ml, कितना होता है, 1000 से 1100 ml। और अल्टीमेटली रेसिडुअल वॉल्यूम जो हम लोग का फिक्स डिपॉजिट है, राइट, वो कितना रहता है, 1100 से 1200 ml। तो ये आपको याद करके रखना है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है। और इन्हीं के प्लस माइनस से आपको क्या मिल जाएगा, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, ठीक है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। अभी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज में आपको क्या क्या मिलेगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, कितना सांस अंदर ले सकते हो। फिर आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, कितना सांस आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, कि नॉर्मल ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के बाद भी आपके लंग्स में कुछ रहता है क्या, राइट। उसके बाद आपका वाइटल कैपेसिटी, व्हाट यू नीड टू सर्वाइव, राइट। एंड उसके बाद आपका आता है टोटल लंग कैपेसिटी। समझ में आया, करेक्ट है, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट
कि आपका पहला क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट वन इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. दिस इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आप कितना सांस ले सकते हो. ठीक है. अच्छा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, व्हाट इज योर एबिलिटी, हाउ मच एयर कैन यू टेक इन, राइट. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन. आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन कहने का मतलब है आपको लंग्स खाली होना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग इनटू अ फूड ईटिंग कंपटीशन. ठीक है, फूड ईटिंग कंपटीशन. और ऑब्वियसली फूड ईटिंग कंपटीशन का रूल क्या है? जो मैक्सिमम खाएगा वही जीतेगा. तो क्या आप फूड ईटिंग कंपटीशन में इज इट गुड एनफ कि आप सुबह को, आपको दोपहर को फूड ईटिंग कंपटीशन है, आपने सुबह को ही पूरा दाल भात पूरा एकदम दबा के खा लिया, राइट, जो हम लोग खाते हैं, वो आप पूरा पेट भर के खा लिया, उसके बाद आप फूड ईटिंग कंपटीशन में जाओगे, या फिर आपका पेट खाली होगा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, होने से पहले दिन रात से ही कुछ नहीं खाया होगा, पूरा पेट खाली है, उसके बाद आप फूड ईटिंग कंपटीशन में जाओगे. आपके पेट खाली होगा तभी आप फूड ईटिंग कंपटीशन में जाओगे. बात यहाँ पे वही है. यहाँ पे क्या पूछा है कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, हाउ मच एबिलिटी डू यू हैव टू इंस्पायर. कितना सांस खींच सकते हो? उतना ही सांस खींचेंगे जितना हमारा खाली होगा. तो खाली के बाद क्या है? नॉर्मल एक्सपिरेशन. सो व्हेन यू हैव नॉर्मल एक्सपिरेशन, आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन कर लिया, नॉर्मल इंस्पिरेशन कर लिया, राइट. उसके बाद आप नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हो. इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन. ये नॉर्मल इंस्पिरेशन हो गया. ये क्या हो गया? नॉर्मल एक्सपिरेशन. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच एयर कैन यू टेक इन. दैट इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. अभी कितना आप सांस ले सकते हो? आप तो नॉर्मल इंस्पिरेशन करोगे, उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी तो खींचोगे, है कि नहीं है, राइट. सो नॉर्मल इंस्पिरेशन क्या है? ये क्या है? टीवी. और ये एक्स्ट्रा क्या है? आईआरवी. तो अल्टीमेटली इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कब काउंट करता है? आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. क्या होता है? टीवी प्लस आईआरवी. क्या बन गया? इट इज टीवी प्लस आईआरवी. समझ में आया? सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज टीवी प्लस आईआरवी व्हिच इज डन आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. सिमिलरली एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, राइट, कितना छोड़ सकते हो? उतना ही छोड़ सकते हो जितना आप भरे होगे. एक्सेस अगर भर के रखा है तो आप एक्सेस छोड़ सकोगे. समझ में आया कि नहीं है? सेम थिंग, राइट. सो जब हम लोग एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पढ़ते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, राइट, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज डिटरमाइंड ओनली व्हेन आप क्या करते हो? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी तभी डिटरमाइंड होता है जब आप नॉर्मल इंस्पिरेशन लेके रखे हो, है कि नहीं है? सो द नेक्स्ट वन कम्स एज योर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. और ये तभी होगा जब आपका क्या होगा? नॉर्मल इंस्पिरेशन, है कि नहीं है? ठीक है. सपोज आप यहां से रिटर्न आ गए, कहां तक? आपके नॉर्मल इंस्पिरेशन पे. नाउ द क्वेश्चन इज आप कितना छोड़ सकते हो? हाउ मच कैन यू एक्सपायर. आप नॉर्मली छोड़ोगे, छोड़ दिया, कहां तक आ गए? नॉर्मल एक्सपिरेशन. और कुछ छोड़ सकते हो? शॉर्ट ब्रेथ. वो शॉर्ट ब्रेथ क्या था? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. करेक्ट है. तो नॉर्मल एक्सपिरेशन क्या है? टाइडल वॉल्यूम. एंड एक्सेस क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो अल्टीमेटली हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या हो गया? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. समझ में आया? सो दिस इज योर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. समझ में आया कि नहीं है? ठीक है. नेक्स्ट क्या आता है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मीनिंग यही है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ये जब चल रहा है, ये जब चल रहा है, आपके लंग्स में और भी कुछ है क्या? आपके लंग्स में और भी कुछ है क्या? इररेस्पेक्टिव ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, राइट. कहने का मतलब है टाइडल वॉल्यूम को छोड़ दो, आपके लंग्स में और कुछ बचा है. ऑब्वियसली टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन चला गया तो उसके नीचे तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और उसके नीचे तो हमारा क्या? फिक्स्ड डिपॉजिट आरवी है. करेक्ट है. तो अल्टीमेटली इसके नीचे मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को ईआरवी मिलेगा, और ईआरवी के नीचे मेरे को क्या मिलेगा? ईआरवी के नीचे मेरे को मिलेगा आरवी. सो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज नथिंग बट ईआरवी प्लस आरवी. ईआरवी प्लस आरवी, ये हो गया आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. करेक्ट है, राइट. उसके बाद क्या आता है आपका? वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी आपको आउट ऑफ दिस फोर, whom which do you think you utilize every time, right?
हम लोग अपना फिक्स डिपॉजिट कभी भी यूटिलाइज नहीं करते, रेसिडुअल वॉल्यूम ये हमेशा रहता ही है, राइट। वी कैन डू नॉर्मल ब्रीदिंग, वी कैन डू एक्सेसिव ब्रीदिंग, वी कैन रिलीज एक्सेसिव, इतना ही। दैट मीन्स वी कैन डू टीवी, वी कैन डू IRV एंड वी कैन डू ERV। सो यही हमारा वाइटल कैपेसिटी है, टीवी प्लस IRV प्लस ERV। समझ में आया? करेक्ट है। एंड उसके बाद क्या आ जाता है? टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी आपका all four will be the total lung capacity. So total lung capacity क्या क्या हो जाता है? TV plus IRV plus ERV plus RV, है कि नहीं है? This is your total lung capacity. And TV plus IRV plus ERV can also be substituted what? Vital capacity. समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट है। So these are your respiratory volumes. These are your respiratory volumes और उनके प्लस माइनस से मेरे को क्या मिलता है? रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। क्लियर है? क्लियर है। तो रटना नहीं है, ये डायग्राम बना लो, स्पाइरोग्राम के हिसाब से आप लोग इसको आराम से लिख सकते हो। करेक्ट है, रटना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली थोड़ा बहुत देके रखे, वही है, ठीक है, राइट। सो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये नंबर्स है एंड नंबर्स प्लस माइनस करके आपको क्या मिल जाता है? आपको आपका रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज मिल जाता है, ठीक है। होपफुली यहां तक क्लियर था। उसके बाद क्या चला आता है? उसके बाद चला आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद आता है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा 2 लेवल पे हो रहा है, राइट। इट इज ऑकरिंग एट 2 लेवल्स। एक क्या है? एल्वियोलर लेवल, जहां पे लंग्स टू ब्लड एंड वाइस वर्सा जा रहा है, एंड दूसरा हमारा टिश्यू लेवल, जहां पे ब्लड टू टिश्यूज एंड वाइस वर्सा चल रहा है, ठीक है, राइट। अभी यहां पे बेसिकली राइट, आपका जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड करता था? 3 फैक्टर पे, राइट। मेम्ब्रेन थिकनेस, उसके बाद हमारा सोल्यूबिलिटी, उसके बाद हमारा प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो एट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जब हम लोग लंग्स में वहां पे कर रहे थे, ठीक है, लंग्स में वहां पे जब हो रहा था, तब वहां पे हमारा मेम्ब्रेन थिकनेस एंड सोल्यूबिलिटी ने डिटरमाइन कर लिया था कि बेसिकली हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद लंग्स के अंदर से जब ब्लड में ये ट्रैवल करेगा, तब उसको कौन डिटरमाइन करेगा कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होगा? पार्शियल प्रेशर। जिसका ज्यादा पार्शियल प्रेशर वो उतना ही मूव करेगा, करेक्ट है। सो द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ड्राइव्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, इट ड्राइव्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं एक्सचेंज किस किस लेवल पे होता है? एल्वियोलर लेवल, लंग्स टू ब्लड, एंड टिश्यू लेवल, ब्लड्स टू टिश्यूज। एल्वियोलर लेवल, लंग्स टू ब्लड, एंड टिश्यू लेवल, ब्लड टू टिश्यूज, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स याद रखने हैं, यहाँ पे कुछ आपको नंबर्स रखने हैं, ठीक है, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कि जब हम लोग ऑक्सीजन का बात करते हैं, तो ये कहां से जाता है? एल्वियोली, एटमॉस्फेयर टू लंग्स, लंग्स टू ब्लड, ब्लड टू टिश्यूज, ये इसका सीक्वेंस है। एटमॉस्फेयर टू लंग्स, लंग्स टू ब्लड, ब्लड टू टिश्यूज। और अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का देखें, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से जाता है? टिश्यूज टू ब्लड, ब्लड टू लंग्स, लंग्स टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। अभी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर दिया है। एटमॉस्फेयर में लंग्स कितना है? 155 mmHg, लंग्स में 104। तो ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगा? एटमॉस्फेयर टू लंग्स, लंग्स में 104 है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 40 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगा? लंग्स टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होके इसका पार्शियल प्रेशर कितना तक बढ़ेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg। ये 95 mmHg ब्लड किधर जाएगा? टिश्यू में कितना है? 40, और ब्लड में कितना था? 95। तो ऑक्सीजन कहां से जाएगा? ब्लड से टिश्यू। तो अगर आप देखो एक सीक्वेंस से जा रहा है, एटमॉस्फेयर में 159, लंग्स में 104, 159 टू 104 ऑक्सीजन जंप, लंग्स में 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना? 40, राइट। तो लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी लंग्स से ऑक्सीजन आ गया तो अब ये ऑक्सीजनेटेड बन गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कितना? 95 mmHg। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जाएगा? टिश्यूज में कितना है? 40। तो 95 से 40 में जंप। सो व्हाट इज द सीक्वेंस? एटमॉस्फेयर टू लंग्स, लंग्स टू ब्लड, ब्लड से टिश्यूज। समझ में आया? ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? उल्टा, टिश्यूज में इसका कितना था? 45। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका कंसेंट्रेशन कितना है? 40। तो अल्टीमेटली टिश्यूज से कहां पे जम कर गया? ब्लड। अभी ये टिश्यूज से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आया
तो अभी ये इसका किसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बढ़ा ब्लड में 45, तो अभी क्या बन गया डीऑक्सीडेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड किधर जाएगा, लंग्स, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कितना 40, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां जम करेगा, ब्लड टू लंग्स, लंग्स में 40 है, एटमॉस्फेयर में कितना है 0.3, लंग्स में 40 एटमॉस्फेयर में 0.3, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां जम करेगा, लंग से एटमॉस्फेयर। सो अल्टीमेटली मेरा कार्बन डाइऑक्साइड किधर से किधर भागा, टिश्यू से ब्लड, ब्लड से लंग्स, लंग्स से एटमॉस्फेयर में भाग गया। और ये जो ऑक्सीजन कहां से भागा, एटमॉस्फेयर से लंग्स, लंग्स में ब्लड, ब्लड से टिश्यूज। व्हाई, लुक एट दिस, एक प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, एक प्रेशर ग्रेडियंट ड्राइव कर रहा है हायर टू लोअर प्रेशर ग्रेडियंट। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसे जा रहा है, हायर टू लोअर प्रेशर ग्रेडियंट, एंड thus it satisfies the statement कि एट दिस लेवल, राइट एल्वियोलर लेवल हो या टिश्यू लेवल, कौन सा ग्रेडियंट इसको ड्राइव कर रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट एक्सचेंज कौन है, पार्शियल प्रेशर। द पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ड्राइव्स द गैस एक्सचेंज। क्लियर है, समझ में आया, वेरी गुड। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलने का चांस है, ठीक है, राइट। सो अल्टीमेटली हम लास्ट की तरफ आ गए हैं, जिसमें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में व्हेन यू लुक एट दैट, ठीक है, बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जब ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, ये किसके साथ बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन, ये किसके साथ बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन, एंड बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन इज रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल बाइंडिंग है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सो व्हेन आई लुक एट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, बोथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आरबीसी के साथ ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और ये किसके साथ बाइंड करता है, ये बाइंड करता है विथ हेमोग्लोबिन, एंड द बाइंडिंग इज रिवर्सिबल। बाइंडिंग क्या है, रिवर्सिबल है, इट इज रिवर्सिबल बाइंडिंग। समझ में आया, ठीक है। सो ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय हेमोग्लोबिन क्या होता है, कार्बा एमाइनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, और ये हमेशा याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूबिलिटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इज 20 to 25 टाइम्स हायर। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोल्यूबिलिटी है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इज 20 to 25 टाइम्स हायर। इस कहने का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आरबीसी में हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, लेकिन इफ आई लुक एट द सोल्यूबिलिटी 20 to 25 टाइम्स हायर, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड अकेले 20 to 25 ऑक्सीजन को हटा सकता है, ऐसे ही समझ लो आप। समझ में आया, तो इसका सोल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है। और एक हमेशा आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बनाता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, लेकिन इसका बाइंडिंग क्या होता है, इरिवर्सिबल, राइट, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है, अगर कोई अफेक्टेड है इसको नीला पड़ जाता है आदमी, ठीक है। सो ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड बाय हेमोग्लोबिन, कार्बामाइन हेमोग्लोबिन, विथ रिमेंबरिंग दैट कि 22 दैट बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद हेमोग्लोबिन इज 20 to 25 टाइम्स मच हायर देन ऑक्सीजन। बट ये भी याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बाइंडिंग विथ हेमोग्लोबिन क्या है, रिवर्सिबल, क्या है, रिवर्सिबल। ठीक है, नाउ व्हेन वी कम टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन यू कम टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सीहेमोग्लोबिन इन ब्लड, मतलब ये हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके चलेगा। तो अगर आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन नहीं है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन भी बाइंड नहीं करेगा। अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं करेगा, टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपको बॉडी में एनर्जी भी नहीं मिलेगा, एंड इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेनी डिजीजेस। ठीक है, राइट। सो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सीहेमोग्लोबिन कितना परसेंट, 97% इन ब्लड, एंड ओनली 3% क्या होता है, इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा, बिकॉज प्लाज्मा का मेन कंटेंट क्या है, वाटर। प्लाज्मा का मेन कंटेंट क्या है, वाटर ही है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाटर में उतना सोल्यूबल नहीं होता है, करेक्ट है। सो 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सीहेमोग्लोबिन इन ब्लड, ओनली 3% इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा। ठीक है, एंड रीजन व्हाई कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाटर में इतना डिसॉल्व नहीं होता है। समझ में आया, ठीक है, राइट। सो डायरेक्ट क्वेश्चन, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन एसोसिएशन करेगा, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन करेगा। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज what are the factors that affect oxygen hemoglobin binding, right? What are the factors that affect oxygen hemoglobin binding? और ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन बाइंडिंग हम लोग एक कर्व के थ्रू पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स, राइट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ऑक्सीजन बाइंडिंग हेमोग्लोबिन के साथ कौन डिटरमाइन करेगा, बाइंडिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इटसेल्फ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इटसेल्फ।
नीट क्लियर करना है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके ऊपर खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं रखते हो, आप अगर खुद से एफर्ट नहीं लगाओगे, तो नीट का सिलेक्शन बहुत दूर तक भी नहीं होगा, राइट? सो गेटिंग सिलेक्टेड इन नीट, हु प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल? इट इज यू। समझ में आया कि नहीं आया? तो सिमिलरली, तो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन का जो एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन जो फैक्टर होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मेन कौन है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के बाइंडिंग के लिए और कौन कॉम्पिटिटर है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो इंपॉर्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाइड्रोजन आयन, pH and temperature are important. So what are the factors that affect the oxygen hemoglobin curve, right? Binding and dissociation both. It's the first and foremost कौन है? Partial pressure of oxygen, which is followed by partial pressure of carbon dioxide, hydrogen, pH and temperature. Partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide, hydrogen, pH and temperature. ठीक है? तो what are the factors that ensures कि hemoglobin और oxygen का association हो? What are the factors that ensure that oxygen और hemoglobin का dissociation हो? जब favorable condition होगा तब क्या होगा? एसोसिएशन। फेवरेबल कंडीशन होगा तब क्या होगा? एसोसिएशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तब क्या होगा? डिसोसिएशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तब क्या होगा? डिसोसिएशन। अच्छे वक्त में सब साथ देते हैं, बुरा वक्त जब आता है सब धीरे धीरे अपना साथ छोड़ देते हैं, हमेशा याद रखना, राइट? सो हेमोग्लोबिन क्या है? एसोसिएशन कब करेगा? अंडर फेवरेबल कंडीशन। व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन? इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, right? Partial pressure of carbon dioxide is low, hydrogen is low, pH less acidic, temperature, right? Low, right? Oxygen, partial pressure of oxygen high, carbon dioxide low, hydrogen ion concentration low, temperature low, right? तो आपको क्या होगा? अब क्या होगा? Then there will be association. और ये association कहाँ पे? ऐसा कंडीशन आपको कहाँ दिखने को मिलेगा? ये कंडीशन आपको दिखने को मिलेगा नियर लंग्स। अगेन बोल रहा हूं कि अगर ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का एसोसिएशन होना है, कंडीशन क्या होना पड़ेगा? फेवरेबल। व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लो, टेम्परेचर लो। अगर ये कंडीशन है तो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या होगा? एसोसिएशन। और ये कहां पे मिलेगा? नियर दी लंग्स। वो कहां पे मिलेगा? नियर दी लंग्स। करेक्ट है, राइट? तो जब ये एसोसिएशन हो रहा है, आपका जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, जो एक सिग्मॉइड कर्व है, राइट? जो एक सिग्मॉइड कर्व है, दिस टेंड्स टू शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। इट टेंड्स टू शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। जब एसोसिएशन होगा, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होगा? इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। और इस लेफ्ट शिफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्डेंस इफेक्ट। इस लेफ्ट शिफ्ट को क्या बोलते हैं? हेल्डेंस इफेक्ट। करेक्ट है? तो इट गोज विद द लेफ्ट शिफ्ट। अगर आपका डिसोसिएशन है तब क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशन। क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन क्या है? ठीक इसका ऑपोजिट। इसको रिवर्स कर दो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, हाइड्रोजन concentration high, pH acidic, temperature high. If your partial pressure of oxygen is less, PCO2 is high, hydrogen concentration is high, pH is acidic and temperature is high, then आपका क्या होगा? हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन। हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। और जब डिसोसिएशन होता है, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन सिग्मॉइड कर्व, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट। इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट। और ये राइट शिफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द Vorse effect. It is called as the Vorse effect. और ये कंडीशन आपको कहां मिल जाएगा? टिश्यूज पे। ये कंडीशन आपको कहां मिल जाएगा? टिश्यूज पे। करेक्ट है? दैट मींस लंग्स में ऑक्सीजन उठेगा, टिश्यूज में ऑक्सीजन रिलीज्ड। लंग्स में ऑक्सीजन उठेगा, टिश्यूज में ऑक्सीजन रिलीज्ड, राइट? व्हिच गिव्स द पाथवे कि ऑक्सीजन कहां से कहां आ रहा है? एटमॉस्फेयर टू लंग्स, लंग्स टू ब्लड, ब्लड टू टिश्यूज। समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट है? सो दिस इज योर factors that affect oxygen dissociation curve, and this is the oxygen dissociation curve, which is a sigmoid curve. समझ में आया? Clear है? Now, when you talk about transport of carbon dioxide, 23% आपका is transported as carbaminohemoglobin in blood. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ कितना परसेंट एसोसिएट होके जाता है? 23%। कितना परसेंट? 23%। 7% डायरेक्टली डिफ्यूजेस इनटू द प्लाज्मा। 7% डायरेक्टली डिफ्यूजेस इनटू द प्लाज्मा।
whereas rest of the carbon dioxide is converted, पहले convert होता है किसमें, bicarbonate, it is converted into bicarbonate, कहाँ पे, RBC में, correct है, it is converted into RBC but it is transported through plasma, it is transported through plasma. So 23% is transported as carbaminohemoglobin, 7% directly diffuses into the plasma and 70% इस पहले किसमें कन्वर्ट करते हैं, बाइकार्बोनेट, कहाँ पे कन्वर्ट होता है, आरबीसी, एंड बट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लाज्मा. तो अगर कोई आपको ट्रिक क्वेश्चन पूछ दे कि प्लाज्मा में टोटल ट्रांसपोर्ट कितना है, प्लाज्मा में टोटल ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 77%. क्लियर है, ठीक है, राइट. सो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो यहाँ पे वही है, राइट. द कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बामिनोहेमोग्लोबिन अबाउट 20 to 25%, हमने एवरेज लिया था 23%. दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड, अभी देखिए कौन कौन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द मेन, राइट, CO2. उसके बाद कौन है, दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद कौन अपोजिंग फैक्टर है, PO2. Obviously PO2 is a major factor which will affect this binding, right. When PCO2 is high, ध्यान से सुनिएगा, when PCO2 is high and PO2 is low, as in the tissues, more binding of carbon dioxide occurs. ठीक है, when PCO2 is high and PO2 is low, as in the tissues, more binding of carbon dioxide occurs. Whereas when PCO2 is low and PO2 is high, as in the alveoli, dissociation of carbon dioxide from carbaminohemoglobin, that is carbon dioxide, ठीक है, which is bound to hemoglobin from the tissues, is delivered at the alveoli. Dissociation take करता है, ठीक है. तो I can also put it in this way, कि यहाँ पे जब मैं यहाँ पे हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एसोसिएशन दिखा रहा था, तो यहाँ पे PO2 हाई है, PCO2 लो है, तो यहाँ पे तो हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, डिसोसिएशन, एज सिंपल एज दैट. यहाँ पे डिसोसिएशन होगा, करेक्ट है. Whereas यहाँ पे जब PO2 लो है एंड PCO2 हाई है, जब डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हेमोग्लोबिन हो रहा था, तो यहाँ पे हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, एसोसिएशन. क्या हो जाएगा, एसोसिएशन. समझ में आया, क्लियर है. सो सी बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड, बोथ ऑफ देम क्या है, बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड. समझ में आया, ठीक है. नाउ ये वाला बोला है, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, right. RBCs contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase. It contains a very high concentration of enzyme carbonic anhydrase and minute quantities are present in plasma too. Statement based question में चला आता है कि RBC contains a very high concentration of enzyme carbonic anhydrase, right. लेकिन ये पूरा RBC के अंदर में प्रेजेंट नहीं है, थोड़ा बहुत प्लाज्मा भी है. Why this enzyme is important? This enzyme is important because this enzyme facilitates this chemical reaction in both direction. जैसे 70% of my carbon dioxide, मैंने क्या बोला था, it is converted first into what, bicarbonate, and it is transported through the plasma, तो 70% जब ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलता है, वाटर, राइट. फिर ये आरबीसी के अंदर में हो रहा है, रिमेंबर दिस इज इनसाइड द आरबीसी. जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है, उसके पास कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है. कार्बोनिक एनहाइड्रेस कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, कार्बोनिक एसिड. इसको कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, राइट. कार्बोनिक एसिड इज अगेन एक्टेड बाय हुम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एंड इसको क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन. में कन्वर्ट करता है. And as soon as the bicarbonate is converted, the bicarbonate escapes out to the plasma. ठीक है, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट चला आता है, राइट. बाइकार्बोनेट चला आता है, ठीक है, जब वो सोडियम के साथ बाइंड कर लेता है, राइट. अच्छा, जब ये बाइकार्बोनेट चला आता है तो बाहर से अंदर आरबीसी में कौन चला आता है, क्लोराइड. दिस इज कॉल्ड एज द क्लोराइड शिफ्ट. इसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट, करेक्ट है. तो अल्टीमेटली दिस 70% कार्बन डाइऑक्साइड is converted into what, it is converted into bicarbonate. किसमें, आरबीसी में, right, under the influence of what enzyme, carbonic anhydrase. As soon as the bicarbonate is formed, this bicarbonate escapes into the plasma, और उसको स्टेबलाइज करने के लिए अंदर में कौन आता है, क्लोराइड, which is called as the chloride shift. समझ में आया कि नहीं है, करेक्ट है. सिमिलरली अभी ये क्या हो गया, the same thing will also go in reverse direction. Where, कहां पे, जहां पे आपको क्या हो जाएगा, जहां पे आपका it will go
inside the alveoli. As the tissue site where partial pressure of carbon dioxide is high due to catabolism, CO2 diffuses into the blood and plasma and forms bicarbonate and hydrogen. At the alveolar site where PCO2 is low, the reaction proceeds in opposite direction, reaction leading to the formation of carbon dioxide and water. That means जब ये वापस alveoli में चलेगा, ठीक है, ये तो कहां चल रहा था, टिश्यू में, ये कहां चल रहा था, टिश्यू में, वापस ये जब alveoli में चलेगा, once it goes back into the alveoli, से सपोज alveoli में चला आया, जब ये alveoli में चला आएगा, यही बाइकार्बोनेट क्या करेगा, वापस से अंदर आएगा, राइट, एंड ये जो क्लोराइड अंदर आया था, ये क्लोराइड वापस चला जाएगा, इट विल कॉज द रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, जब ये वापस आ गया, हाइड्रोजन आयन तो ऑलरेडी है, राइट, अगेन this bicarbonate and hydrogen ion will be converted by whom? Will be converted by carbonic anhydrous into wood, carbonic acid. Again, we will act upon it, carbonic anhydrous, and will convert it into carbon dioxide and oxygen, which will then move out to the atmosphere. समझ में आया, right? Thus, the statement, thus the carbon dioxide trapped as bicarbonate at tissue level and transported to the alveoli is released out as carbon dioxide. ठीक है, राइट, नाउ एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड कितना डिलीवर करता है, अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेयरएज ये ऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, 5 ml, कितना करेगा, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन. समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? सो दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसी बेस के ऊपर आपको क्या मिलेगा, इसी बेस के ऊपर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन. इसके बाद क्या आता है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, सो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में आपको डायरेक्टली याद करके रखना है 2 पॉइंट्स. पहला क्या, ये रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग बेसिकली कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा. कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है. नाउ मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर में भी एक होता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एक होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के अंदर में कौन सा, इंस्पिरेटरी एरिया, कौन सा, इंस्पिरेटरी एरिया, ठीक है. डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के अंदर में इंस्पिरेटरी एरिया का रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, याद रखिएगा, कौन सा बोला है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के अंदर में इंस्पिरेटरी एरिया के अंदर में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है, कंट्रोल्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स व्हिच कॉन्ट्रैक्ट, कंट्रोल्स इंस्पिरेशन. दैट मींस इट कंट्रोल्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. एकदम सीधी सीधी बात, it controls the contraction of diaphragm and external intercostal muscles. dorsal respiratory group के अंदर में इंस्पिरेटरी एरिया के अंदर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा, कंट्रोल्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. जब डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली ये क्या कंट्रोल कर रहा है, नॉर्मल ब्रीदिंग. क्या कंट्रोल कर रहा है, नॉर्मल ब्रीदिंग, इट इज कंट्रोलिंग नॉर्मल ब्रीदिंग. whereas जब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को बोलोगे, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द कंट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स एंड अल्टीमेटली क्या कंट्रोल कर रहा है, फोर्सफुल ब्रीथिंग. क्या कंट्रोल कर रहा है, फोर्सफुल ब्रीथिंग, ठीक है. सो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इंस्पिरेटरी एरिया, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, कंट्रोल्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, thereby controlling what, normal breathing. Whereas ventral respiratory group controls contraction of internal intercostal muscle, abdominal muscles and controls what, forceful breathing. समझ में आया? इसके अलावा मेडुला ऑब्लांगेटा के नीचे नेक्स्ट कंट्रोलिंग सेंटर कौन है, पॉन्स. क्या है, पॉन्स. पॉन्स में एक सेंटर है, कौन है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर. व्हाट डज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर डू, इट एक्ट्स एज अ किल स्विच. क्या करेगा, किल स्विच, ठीक है. कभी कभी देखना आप भाग रहे हो लेकिन आप भाग रहे हो, आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग बहुत हाई हो गया, लेकिन बॉडी से एनर्जी गायब हो रहा है, बॉडी से धीरे धीरे एनर्जी गायब हो रहा है. व्हाई, बिकॉज जितना हम लोग ज्यादा इंस्पिरेशन लेने का जरूरत था उतना हमको मिल नहीं रहा है, हम लोग बहुत फास्ट ले रहे हैं. बहुत फास्ट लेने से क्या होता है, इंस्पिरेशन का टाइम रिड्यूस हो जाता है. इंस्पिरेशन का टाइम जितना रिड्यूस होगा, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी भी उतना क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. इट सेव्स यू, ठीक है, कि ओवर एक्सप्लॉइट ना हो जाए, हार्ट आपका ओवर एक्सप्लॉइट ना हो जाए, फट ना जाए. समझ में आया कि नहीं आया, करेक्ट है. सो ये क्या करता है, राइट, इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ इंस्पिरेशन. डायरेक्ट क्या करता है, इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ इंस्पिरेशन, एंड देयरबाय इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ ब्रीदिंग, एंड धीरे धीरे आपका बॉडी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है.
So the pons, the pneumatic center acts as a kill switch. ये क्या करता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ इंस्पिरेशन, रिड्यूसेस द रेट ऑफ इंस्पिरेशन एंड इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ. ठीक है. इसके बाद थर्ड वाला चला आता है क्या, थर्ड वाला चला, दिस वाज 2. थर्ड वाला आता है आपका केमिकल रेगुलेशन. केमिकल रेगुलेशन किसके अंदर में आता है, केमो रिसेप्टर्स. किसके अंदर में आता है, केमो रिसेप्टर्स. करेक्ट है. एंड ये क्या डिटेक्ट करता है, केमो रिसेप्टर्स डिटेक्ट द लेवल, हायर लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. It detects higher level of hydrogen and carbon dioxide. ठीक है, राइट. तो ये कहाँ पे है, ब्रेन में मिलता है और पेरिफेरल में कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्च में मिलेगा. ठीक है, नियर ब्रेन सेंट्रल में और पेरिफेरल में कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्च में मिलेगा. और क्या डिटेक्ट करेगा, अगेन हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. अल्टीमेटली ये जब डिटेक्ट करता है, किसको सिग्नल भेजता है, इन बोथ द केसेस द सिग्नल गोज टू whom, मेडुला ऑब्लंगेटा, बिकॉज दैट इज ओनली रेगुलेटिंग द ब्रीथिंग, बी इट नॉर्मल या फिर बी इट आपका फोर्सफुल. ठीक है. सो मेडुला ऑब्लंगेटा को करता है, तो अल्टीमेटली ये ब्रीदिंग का रेगुलेशन कर लेता है, रेगुलेट्स द ब्रीदिंग सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन इज एलिमिनेटेड. क्या होता है, एलिमिनेट हो जाए. करेक्ट है, राइट. सो वही है, human beings have the significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythms to suit the demands of the body tissues. This is done by the neural system. A specialized center present in the medulla region of the brain called as respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation, and the center present in the pons region of the brain called the pneumotoxic center can moderate the function of the respiratory rhythm center. Neural signals from this center can reduce the duration of the inspiration and thereby alter the respiratory rate. A chemosensitive area is situated next to the rhythm center, which is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ions. Increase in these substances can activate this center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustments in the respiratory process by which these substances can be eliminated. Receptors associated with aortic arch and carotid artery can also recognize the changes in carbon dioxide and hydrogen concentration and send necessary signals to the rhythm center for remedial action. इस पूरे पैराग्राफ में, ये तो हम लोगों ने यहीं पे समराइज कर लिया था, ये वाला पूरा यहाँ पे समराइज्ड है. ठीक है, आप यहाँ से ध्यान से देख लो, पूरा समराइज्ड है. इस पूरे वाले में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ट्रिक क्वेश्चन डालता है इस कि द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट. यही आपको ध्यान रखना है कि रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में ऑक्सीजन कोई रोल नहीं प्ले करता है. कोई भी ऑप्शन अगर आता है ऑक्सीजन रिलेटेड, उसको पहले ही एलिमिनेट कर दो. क्लियर है. सो द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट. करेक्ट है, राइट. एंड लास्टली इस चैप्टर में आपको क्या ध्यान रखना है, और हर ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर में डिजीजेस खुद से ही एक अलग चैप्टर के तरह ही आप इसको ट्रीट करो. डिजीजेस, ठीक है. जैसे यहाँ पे हमको एज्मा, एम्फिसीमा, निमोनिया, हाइपोक्सिया ऐसा टाइप का देखना है. एज्मा, इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होएगा. एम्फिसीमा, एल्वेओलर डैमेज, रिड्यूस गैस एक्सचेंज, हार्मोन इन स्मोक्स. ठीक है. निमोनिया, इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड इन एल्वेओली, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यूज कॉजेस ब्रेथलेसनेस, एक्सेट्रा. समझ में आया कि नहीं? करेक्ट है, राइट. सो द डिजीजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, राइट. तो एक ही बात है, लास्ट ईयर भी मैंने बताया था, इस बार भी बता रहा हूं कि आपको कौन सा फोकस में रखना है. ठीक है. एल्वेओलर स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में बहुत फोकस रखना है इस बार. ठीक है. इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में रहना है. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटीज ऑल टाइम फेवरेट होता है क्वेश्चन सेट करने वालों का, ये आता ही आता है. ठीक है. इस बार मेरे को लग रहा है डिसोसिएशन कर्व से क्वेश्चन बनेगा एंड डिसोसिएशन कर्व से ही क्वेश्चन बनेगा. ठीक है. मैक्सिमम चांसेस तो मैं बोलूंगा इसी का ही है. एंड ऑब्वियसली आपको डिसऑर्डर्स में बहुत ध्यान रखना है. करेक्ट आया कि नहीं है? क्लियर है, राइट. सो ये एक शॉर्ट रिवीजन था. ठीक है, कीजिए इसको. डे 3 में आए 90 क्वेश्चंस आर वेटिंग फॉर यू. करेक्ट है, अटेम्प्ट कीजिए, राइट. पूरा चैप्टर क्लियर करके जाइए. करेक्ट है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, हार्ड वर्क ऑलवेज हैज इट्स रिवॉर्ड. ठीक है, हार्ड वर्क करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट. ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे के रिवीजन प्रोग्राम के लिए. थैंक यू सो मच.